हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग जावा की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए वेरिएबल की ओर मूव कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग वेरिएबल को सीखेंगे। और वेरिएबल देखो, अगर आप सोच रहे हो कि छोटा सा टॉपिक है, तो छोटा सा तो बहुत टॉपिक नहीं है, क्योंकि इसमें जो है आपके टाइप्स भी आ जाते हैं कि वेरिएबल के जो है कितने टाइप्स होते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो कि वेरिएबल जो है लोकल वेरिएबल होता है, इंस्टेंस वेरिएबल होता है, स्टैटिक वेरिएबल होता है। तो इस तरीके से आपका एक मतलब काफ़ी छोटा टॉपिक, इसको हम नहीं भूल सकते हैं। यहाँ पर आप कोड वगैरह भी देख रहे हैं कि जितने भी आपके वेरिएबल के टाइप्स होते हैं उनका एक स्पेशल कोड भी यहाँ पर दिखाया गया है। हर एक टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के कोड हैं यहाँ पे। ओके, मिक्स वेरिएबल भी होता है लास्ट। तो अभी हम लोग एक एक करके जो है वेरिएबल को पहले सीख लेते हैं कि व्हाट इज़ वेरिएबल, एंड फिर इसके हम लोग टाइप्स को भी देखेंगे और कुछ कोड जो हैं उसको भी हम लोग समझेंगे और प्रैक्टिकली भी जो है आने वाले वीडियोज़ में हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि वेरिएबल आखिर होता क्या है। तो वेरिएबल को आसान भाषा में अगर जो समझा जाए, तो एक मिनट के लिए हम पहले स्लाइड को यहाँ पे ले आते हैं। ओके, वेरिएबल एक प्रकार का कंटेनर होता है। क्या होता है? कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर जो है आप चीज़ों को ला करके भरते हैं। अब वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, वो आप जो है आप यहाँ पे प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, तो आपको वैल्यूज़ की आवश्यकता होती है। हम जो है कोई भी काम करते हैं तो वैल्यू हमको चाहिए। तो जो हमारा वेरिएबल नाम का कंटेनर होता है, मान लीजिए हमने वैर नाम का, एक मिनट। ओके, तो हमने मान लीजिए वैर नाम का एक कंटेनर बनाया है। हमने इसको नाम दिया है क्या? वैर। अब इस वैर नाम के कंटेनर में हम जो है वैल्यूज को असाइन करना चाहते हैं, वैल्यू को भरना चाहते हैं। तो हमने भर दिया जैसे 10, 5, 6। तो इन सब वैल्यूज़ को हम लोग जो है भर सकते हैं अपने वेरिएबल के अंदर। तो वेरिएबल एक कंटेनर होता है जहाँ पे आपकी वैल्यूज़ को जो है ला करके डाली जाती हैं, असाइन की जाती हैं, सॉरी भरी जाती हैं, असाइन की जाती हैं बोल सकते हैं हम लोग। तो ये कुछ कंसेप्ट होता है वेरिएबल का। अब हम लोग कोडिंग में जो है इसका सिंटैक्स किस तरह से लिखते हैं, तो सिंटैक्स तो जो है मतलब आपका काफ़ी सिंपल सी बात होती है। यहाँ पे सिंटैक्स की आप लिख सकते हैं जैसे INT टाइप का। आप मान लीजिए एक INT टाइप का डेटा टाइप बना रहे हैं ए। एक यहाँ पर वेरिएबल है जिसमें हम लोग असाइन करना चाहते हैं 10 को। तो इस तरह की आपका सिंटैक्स होता है। अब आप इंटीजर वैल्यू ही केवल नहीं भर सकते हैं, ठीक है, आप और भी चीज़ों को भर सकते हैं। जैसे आप स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं। स्ट्रिंग को कैसे हम लोग डालेंगे, तो स्ट्रिंग टाइप का यहाँ पर आप एस मान लीजिए लिख दिए हैं। एस क्या है? एक वेरिएबल है जिसके अंदर जो है आप स्ट्रिंग, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ना लिखते हुए यहाँ पर नीचे लिख रहे हैं। यहाँ पर जो है आप अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे आदर्श डबल कोट के अंदर, ठीक है। डबल कोट के अंदर जो है स्ट्रिंग को लिखा जाता है। तो इस तरह से जो है आपका सिंटैक्स होता है स्ट्रिंग का। तो आपका जो वेरिएबल होता है वो कोई सा भी वेरिएबल हो सकता है, जैसे कैरेक्टर वेरिएबल हो सकता है, इंटीजर वेरिएबल हो सकता है, इंटीजर टाइप का भी वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। फ्लोट टाइप का भी आप बना सकते हैं कोई वेरिएबल, फ्लोट टाइप के डेटा को भरने के लिए। तो वेरिएबल जो है आपके कई सारे, कुछ भी आप अपने नाम का भी वेरिएबल बना सकते हैं, उसमें कोई सी बात नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट इसमें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा रिक्वायर्स डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मेमोरी। जो डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी को चाहते हैं। द कंपाइलर्स जॉब इज टू रिजर्व सफिशिएंट मेमोरी। जो कंपाइलर होता है उसका यही काम होता है कि वो मेमोरी को भी जो है अलॉट करें, तो पर्याप्त मेमोरी मिल सके जो हमारे डेटा टाइप्स हैं
उसके लिए जो हमारा कंपाइलर काम करता है। तो देखो कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे इंटीजर होता है, कई सारे डेटा टाइप्स होते हैं। इंटीजर डेटा टाइप मान लो जैसे, तो इंटीजर डेटा टाइप जो होता है वो 4 बाइट का मेमोरी लेता है। ठीक, इंटीजर कितने बाइट का मेमोरी लेता है? 4 बाइट का। वैसे अगर आप फ्लोट की बात करो, मान लो बाइट भी एक होता है, बाइट भी एक प्रकार की डेटा टाइप है। तो बाइट जो है आपका 1 बाइट का लेता है, 1 बाइट का जो है मेमोरी लेता है, इतना मेमोरी इसको चाहिए। और इसी तरह से जो है आप कई सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे आपका कैरेक्टर हो गया, ये जो है इतने का मेमोरी लेता है। तो अभी हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे, सब चीज़ें जानेंगे कि कौन कितना मेमोरी स्पेस लेता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो इस सेकंड पॉइंट में हमारा यही बात कहा गया है, वेरिएबल्स नीड टू बी डिक्लेयर वंस। हर एक वेरिएबल जो है चाहता है कि उसे एक बार डिक्लेयर किया जाए। डिक्लेयर करने का मतलब क्या होता है? डिक्लेयर करना देखो हमने पहले ही भी सीख लिया है, जैसे INT टाइप का डेटा टाइप हो गया, और हम वेरिएबल का नाम बनाते हैं जैसे ए, ठीक है, सेमीकोलन। तो ये डिक्लेरेशन होता है कि इसको पहचान मिल गई है, डिक्लेयर कर दिया गया है, मतलब इसको पहचान मिल गई कि ए जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। नेक्स्ट देखते हैं, द वैल्यू स्टोर्ड इन ए वेरिएबल, जो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर की जाती हैं वो चेंज भी हो सकती हैं। प्रोग्राम, जब भी हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो जो है चेंज भी हो सकती हैं। चेंज कैसे होती हैं? चेंज करनी पड़ती हैं हमको, जो है एक बार हम कोई वैल्यू, मान लो INT टाइप का a बराबर 10 ले लिए हैं ऊपर, और फिर उसको हमको ज़रूरत पड़ रही है कि नहीं भाई अब हम 10 नहीं, हमको 5 की ज़रूरत है, तो नीचे जो है INT टाइप का a बराबर 5 असाइन कर देंगे। तो जैसे ही आप ऊपर कुछ भी लिखें, नीचे कुछ और लिख देंगे तो वो चीज़ें बदल जाती हैं। लेकिन उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं आपकी, हर जगह पर नहीं बदलेंगी, कुछ ही जगह पे मतलब उसका भी सिंटेक्स होता है, बाकायदे उसको आप देखोगे प्रोग्राम में, तो मतलब चेंज भी की जा सकती हैं, ऐसी बात नहीं है। अगला पॉइंट देखते हैं, ए वेरिएबल इज ओनली ए नेम गिवन टू ए मेमोरी लोकेशन। अब देखो जो भी हमारा वेरिएबल होता है वो मेमोरी में एक लोकेशन, एक जगह लेता है, और वेरिएबल के अंदर डेटा को भरा जाता है। और यहाँ पर अगला जो है पॉइंट है कि वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल को डिक्लेयर पहले कर दिया जाता है। वेरिएबल को यूज़ करने से पहले उसको डिक्लेयर करने की आवश्यकता है। ये नहीं कि जो है अब आपको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है कि मान लो आई को प्रिंट कराना है, तो आई डायरेक्ट प्रिंट कर रहे हो, आई को कहीं आपने डिक्लेयर ही नहीं किया, उसकी पहचान ही नहीं के मिली ऊपर, तो डायरेक्ट प्रिंट करोगे तो भाई दिक्कत है, आपको एरर मिलेगा। तो सबसे पहले काम होता है जो भी वेरिएबल होते हैं उसको पहले डिक्लेयर किया जाता है। और जो वेरिएबल होते हैं उसमें आपका क्या होता है कि जब भी आप एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को, तब जो है ये मेमोरी में स्पेस जगह लेता है। तो ये चीज़ें हमारी हो गई हैं। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, वेरिएबल इन मेमोरी में वेरिएबल जो है किस तरह से होती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं डेटा टाइप दिया गया है, INT टाइप का x है इक्वल टू 10, यहाँ पे असाइन किया गया है वैल्यू को। तो INT सभी यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, आप देख रहे हैं, तीन जो है XYZ 3 वेरिएबल लिए गए हैं, और उसमें जो है अलग अलग वैल्यू को असाइन किया गया है, ठीक है, XYZ वेरिएबल के अंदर। तो इस तरीके से जो हमारा वेरिएबल होता है वो उसमें जो है डाटा को या वैल्यूज़ को असाइन किया जाता है। यहाँ पे डेटा टाइप क्या है, वेरिएबल का नाम क्या है, वैल्यूज़ क्या है, वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पर लिटरल भी बोल सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है यहाँ पे दिखाई गई हैं। और जो हमारा वेरिएबल होता है वो मेमोरी में किस तरह से सेव होता है, इसको देख लो पहले। तो इसको हीप के अंदर जो है सेव डाटा को भर सकते हो, आप डाल सकते हो जो भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपने आप देख रहे हैं यहाँ पे x है, x में 10 असाइन किया गया है यहाँ पे,
तो ये चीज़ जो है आपका यहाँ पे मान लीजिए 2008 एड्रेस, हर एक मेमोरी का कुछ ना कुछ एड्रेस होता है, मतलब मेमोरी में अलग अलग एड्रेसेस होती हैं और अलग अलग एड्रेसेस में जा करके जैसे आपका रूम नंबर होता है, हर एक रूम नंबर में व्यक्ति जो है वहाँ पे जाता है, उस रूम में फला व्यक्ति रह सकता है, इस रूम नंबर में ये व्यक्ति रह सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर भी होता है कि मतलब एड्रेस दिया होता है कि इस मेमोरी में जो है ये एक एड्रेस है, इसमें एक्स को रख लो। अब जो भी मेमोरी खाली जहाँ पाता है वहीं पर जा सकता है। ये नहीं कि आप कॉन्टिग्युअस तरीके से जो है वैल्यू को डाल रहे हैं, कॉन्टिग्युअस मैनर में डालने की कोई बात नहीं है। आपका जैसे ही जगह पाएगा वो वेरिएबल वैसे वैसे असाइन होते हुए चला जाएगा वो। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स जो है 2008 में जगह पाया, यहाँ पे साइन हो गया। वाई 2012 एड्रेस में जगह पाया, यहाँ पे जाके अपने वैल्यूज़ को डाल दिया इन्होंने। अब जेड जो है यहाँ मान लीजिए ये पहले से अलॉट होगा किसी के लिए, तो यहाँ पर जगह ना नहीं पाया है, 2020 में जगह पाया तो यहाँ पर डाल दिया, तो कोई इश्यू की बात नहीं है, कहीं भी जाके रह सकता है। ओके, कुछ ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का, तो इस तो हम लोग प्रोग्राम में देखेंगे ही। तो अभी देखो वेरिएबल का जो छोटा मोटा कंसेप्ट था इसको हमने देख लिया है, और हमने ये भी देख लिया कि वेरिएबल्स को किस तरह से जो है लिखते हैं, किस तरह से इसका नेमिंग करते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, इसको जानना ज़रूरी है कि वेरिएबल जो हैं, जो भी वेरिएबल होते हैं ये लेटर्स को भी रख सकते हैं, डिजिट्स को भी रख सकते हैं, अंडरस्कोर को भी रख सकते हैं, डॉलर साइन को भी रख सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है वेरिएबल रख सकते हैं। अब जो वेरिएबल का नाम होता है वो ये जान जाओ कि ज़रूरी है कि वो लेटर से ही स्टार्ट हो। इसको सही तरीका माना जाता है कि लेटर से हमारा जो वेरिएबल है उसको स्टार्ट करना, ये सही चीज़ें होती हैं। वेरिएबल के अंदर जो है आप स्पेस नहीं दे सकते, वाइट स्पेस यानी खाली स्पेस जो बटन होती है उसको नहीं लिख सकते आप। अगर जो तुम आदर्श लिख रहे हो, वेरिएबल का एक नाम दे रहे हो आदर्श, मान लो AD दबाए, AD लिखे, AD के बाद तुम स्पेस दे दिए, स्पेस बटन दबाए, स्पेस हो जाएगा, तो इतना जगह खाली हो जाएगा थोड़ा। फिर ARSH लिख दिए तो ये गलत हो जाएगा, तुम्हारा एरर दे देगा, एरर मिलेगा तुमको। हाँ, अंडरस्कोर तुम डाल सकते हो, अंडरस्कोर। तो इस तरीके से जो है हमारा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। अब हम लोग ये भी देख लेते हैं कि वेरिएबल जो होते हैं ना, उनको आप कुछ स्पेशल कैरेक्टर से भी बिगिन कर सकते हैं, जैसे कि डॉलर हो गया, अंडरस्कोर हो गया। यानी कि मान लो आप यहाँ पे हम लोग सीख लेते हैं, एक सेकंड। मान लीजिए आप लोग जो है वेरिएबल का नाम बना रहे हैं, एक सेकंड, स्पेसिफिक मान लीजिए बना रहे हैं, सॉरी ज्ञान मान लीजिए, ज्ञान। तो पहला लेटर तो जो है अल्फ़ाबेट कोई हो सकता है, कोई उसमें अच्छी बात है, लेटर हो सकता है कोई भी। लेकिन अगर जो आप अंडरस्कोर डाल रहे हैं सबसे पहले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए डॉलर लिख रहे हैं, डॉलर, तभी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये एरर नहीं देगा। तो ये कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल्स को लिखने के। वेरिएबल को डिक्लेरेशन इस तरह से किया जाता है कि हमने पहले ही बता दिया है, INT टाइप का नम, पहचान दे दिया गया कि जो नम वेरिएबल है वो INT टाइप का है। यहाँ पे पहचान दिया गया है कि जो यहाँ पे जो नेम है अलग एक वेरिएबल बनाया गया, हमने बनाया है, ये जो है कैरेक्टर टाइप का है। और फिर जो है हमने यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो डबल है, डबल D1 D2 D3, तो D1 D2 D3 ये क्या है, वेरिएबल है, और डबल क्या है, डेटा टाइप है। तो इस तरीके से जो है हम लोग डिक्लेरेशन का काम करते हैं। इनिशियलाइजेशन का काम क्या होता है, इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, इनिशियलाइजेशन मतलब कोई वैल्यू जो है असाइन कर देना, वो इनिशियलाइजेशन हो गई। यहाँ पे पहचान देना हो गया कि हाँ ये पहले मतलब पहले एग्जिस्टेंस इसका लाओ कि हाँ ये नम जो है वेरिएबल एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करने का मतलब होता है कि इसको पहले पहचान दो, ये इंटीजर टाइप का, ये फ्लोट टाइप का, ये मतलब कुछ भी है तो पहचान पहले दो, फिर उसमें कुछ वैल्यू इस तरह से डाल सकते हो। INT टाइप का नाम है जिसमें 10 है, स्टोर है, कैरेक्टर टाइप का नेम है जिसमें A स्टोर है,
तो ये तुम्हारा इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन हो गया। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल के जो है यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं, जैसे लोकल वेरिएबल, इंस्टांस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल। अब हम लोग थोड़ा बहुत कोड को देख लेते हैं भाई। कोड अभी हम लोग नहीं देखे हैं। इन सभी वेरिएबल्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके सभी को पढ़ने वाले हैं। अब वेरिएबल टाइप्स को हम लोग यहाँ से सीखते हैं कि वेरिएबल टाइप्स का यहाँ पर एक छोटा मोटा कोड दिया गया है। सबसे पहले क्या किया जाता है, देखो कि सबसे पहले आपको क्लास बनाना पड़ता है। क्लास हमने बताया ना, क्लास बनाना। सबसे पहले कोड लिखने से पहले आपको क्लास बनाना पड़ेगा। तो क्लास के अंदर ही चीज़ें सब जो है कंटेन होगी, सभी चीज़ें रखी जाएंगी। तो क्लास हमने बना लिया, इसका नाम दे दिया है वेरिएबल टाइप्स। अब उसके बाद में जो है हम यहाँ पे चीज़ों को इनिशियलाइज कर रहे हैं। जैसे स्टैटिक, यहाँ पे बताया ना कि स्टैटिक वेरिएबल होता है, तो स्टैटिक कीवर्ड का यूज कर देंगे। अगर जो डेटा टाइप के पहले आप स्टैटिक कीवर्ड का यूज करेंगे तो वो स्टैटिक वेरिएबल हो गया। जब भी आप सिंपली INT टाइप का, मतलब डेटा टाइप हो गया और नम वेरिएबल हो गया, इसमें आप 34 डाल रहे हैं, तो ये इंस्टांस वेरिएबल हो गया। और जब भी आप किसी मेथड, वाइड टाइप का मेथड है यहाँ पर लिखें आप, तो मेथड के अंदर जब चीज़ों को आप डालते हैं ना, तो मेथड के अंदर जब भी आप यहाँ पे इनिशियलाइजेशन का काम करते हैं, जैसे यहाँ पर हुआ है, तो किसी भी मेथड या ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें होती हैं इनिशियलाइज, वो कहलाती हैं लोकल वेरिएबल। तो आई होप कि आपको अभी तक की चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और तसल्ली रखिए, हर एक चीज़ें समझ में आएंगी, बस पेशेंस होना चाहिए भाई। पेशेंस, कोडिंग में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको 40% समझ में आ रहा है तो पेशेंस रखिए और थोड़ा थोड़ा करके सीखते जाइए, क्योंकि 100% हम अगर जो मान लीजिए हम आपको 85% दे रहे हैं, ठीक है, तो आप मान लीजिए हम पूरा नॉलेज, हर कोई नहीं दे सकता, लेकिन आप अगर हम 60% भी दे रहे हैं तो आप कम से कम उसमें 35-40% उसको गेन कर रहे हैं, तो बहुत है उतना। आपको एक प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट भी नहीं रहना है, आपको मैनी रिसोर्सेज, आपको गूगल करना है, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो कर लीजिए, वहाँ से भी आप नॉलेज इन्फॉर्मेशन को गेन कीजिए, क्योंकि कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती हैं अलग अलग रिसोर्सेज से। तो आप हर एक चीज़ों को, हर एक रिसोर्सेज का यूज़ करिए, ठीक है। आपको जहाँ से चीज़ें मिल रही है, अच्छी अच्छी चीज़ें, वहाँ से आप चीज़ों को लीजिए, तभी आपके पास अच्छा नॉलेज हो पाएगा, बढ़िया। अब हम लोग लोकल वेरिएबल देखते हैं। लोकल वेरिएबल आखिर क्या होता है? लोकल वेरिएबल मतलब किसी भी ब्लॉक, जैसे हमने देखा है किसी ब्लॉक के अंदर जो चीज़ें इनिशियलाइज होती हैं, या फिर किसी कंस्ट्रक्टर के जो अंदर जो भी चीज़ें इनिशियलाइज होती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लोकल वेरिएबल। या फिर यहाँ पे देखिए, लोकल वेरिएबल आर इनिशियलाइज्ड व्हेन मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक स्टार्ट एंड विल बी डिस्ट्रॉयड वंस इट एंड। जब भी स्टार्ट होता है तब जो है आपका लोकल वेरिएबल वहाँ से एग्जिस्टेंस में आती हैं, और जैसे ही ये आपका चीज़ें ख़त्म हो गई, ये डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है, इसको टर्मिनेट कर दिया गया, वैसे ही आपका जो है वेरिएबल भी आपका ख़त्म हो गया। जो लोकल वेरिएबल होता है वो ब्लॉक के अंदर ही उसको एक्सेस किया जा सकता है। मान लीजिए ब्लॉक के बाहर हम उसको यहाँ पर कहीं एक्सेस करना चाहते हैं, तो ब्लॉक के बाहर वो चीज़ें एक्सेसिबल नहीं होंगी, वो केवल ब्लॉक के अंदर ही एक्सेसिबल होंगी। ओके, तो लोकल वेरिएबल जो है अपने घर में, लोकल में ही वो राजा रहता है, बाकी बाहर नहीं। तो लोकल वेरिएबल जो होता है वो स्टैक के अंदर होता है। स्टैक के अंदर जो है लोकल वेरिएबल्स को डाला जाता है, और लोकल वेरिएबल में एक्सेस मॉडिफायर जो है यूज नहीं होते हैं। लोकल वेरिएबल में आप स्टैटिक कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर का भी यूज नहीं कर सकते हैं। स्टैटिक एक्सेस मॉडिफायर का मतलब आप देखेंगे अभी आगे आने वाले वीडियो में, पब्लिक एक्सेस, पब्लिक होता है एक्सेस मॉडिफायर। पब्लिक मतलब आपका जो है दूसरे क्लास में भी
जो भी वेरिएबल्स हैं उसको यूज कर सकता है कोई बंदा। मतलब एक क्लास के अंदर कोडिंग आपका लिखा गया है, दूसरे उसी जो है मतलब दूसरे क्लास के अंदर भी आपका जो भी वेरिएबल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसको दूसरा क्लास भी एक्सेस कर सकता है। तो पब्लिक रहेगा तो एक्सेस कर पाएगा, लेकिन अगर जो प्राइवेट मॉडिफायर रहेगा, एक्सेस मॉडिफायर रहेगा, तब वो दूसरा क्लास उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो देखो ये कुछ चीज़ें होती हैं यहाँ पे लोकल वेरिएबल में। इसको आप लोग थोड़ा बहुत खुद से भी पढ़िएगा। यहाँ पे हम लोग कोड की तरफ आते हैं, क्योंकि देखिए प्रैक्टिकल नॉलेज होगा तो थ्योरी वगैरह तो सब बन जाते हैं। यहाँ पे आपको ज़्यादातर प्रैक्टिकल नॉलेज रखना है, गेन करना है। सबसे पहले हमने बताया है कि आपको क्लास बनानी पड़ती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अब यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर आपको दिख रहा है पब्लिक। जब भी आप कोड लिखेंगे तो पब्लिक लिखना पड़ेगा आपको, या प्राइवेट, जो भी आपका एक्सेस मॉडिफायर यूज करना चाहते हैं। जैसे जब भी आप चीज़ों को पब्लिकली आप सोच रहे हैं कि भाई हमारा चीज़ जो है पब्लिक रहे, यानी दूसरा क्लास भी हमारी चीज़ों को एक्सेस कर, चाहे अगर जो कुछ कोड वगैरह लिख करके दूसरा जो क्लास है वो भी हमारी वेरिएबल्स को यूज कर सकता है। तो अगर जो ऐसा करना चाहते हो तो पब्लिक लिखिए आप यहाँ पे, पब्लिक। ओके, तो ये अब यहाँ पर हम लोग शुरू में क्लास बना रहे हैं example1 नाम से। अब फिर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन लिखते हैं, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, इसके अंदर जो है हम लोग चीज़ों को लिखेंगे, जो भी हमको काम करना है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन फंक्शन के अंदर ही काम करेंगे हम लोग, जैसे आप लोग सी में करते थे। अब यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, INT टाइप का x है जो कि 10 है, तो x के अंदर 10 वैल्यू साइन हो गई, y के अंदर 5 साइन हो गई, और अब हम लोग z एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसमें x और y को ऐड कर रहे हैं। तो 10 + 5 कितना हो जाएगा, 15। और फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का यूज होता है प्रिंट करने के लिए चीज़ों को। तो इस एक स्टेटमेंट के द्वारा जो है आप चीज़ों को प्रिंट कर सकते हैं। क्या प्रिंट करना है, जेड को आप यहाँ पे इस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर लिख देंगे डायरेक्टली। तो आपका यहाँ पे देख रहे हैं 15 प्रिंट हो गया है जब भी आप इसको रन करेंगे। तो इस तरह से जो है हमारा सॉरी, इस तरह से हमारा प्रोग्राम काम करता है। तो भाई देखो बात ऐसी है ना कि हम लोग काफ़ी वीडियो बनाते बनाते गला वगैरह तो बैठ ही जाता है एकदम बिल्कुल। तो जो भी जो टीचर होते हैं ना, वो समझ लो कि काफ़ी मेहनत करते हैं आपके पीछे। तो हमें तब महसूस होता है जब हम लोग खुद इसको प्रैक्टिकल करते हैं। हम लोग जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, तब उसको महसूस नहीं कर पाते हैं। हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नेक्स्ट है। अब यहाँ पर भी पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का यूज हमने किया है। यहाँ पे सी गायब है, तो सी आप लोग लिख लीजिएगा पब्लिक में। ये पब्लिक जो है एक्सेस मॉडिफायर है। और उसके बाद में यहाँ पे देखो आप क्लास बनाया गया है example3 नाम से। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन लिखा जाता है, और इसका ये ब्लॉक है, ये क्लास का ब्लॉक है। क्लास का ब्लॉक पूरा ब्लॉक होगा, ये पूरा ब्लॉक जो है क्लास का ब्लॉक रहेगा। इसके अंदर सारी चीज़ें आप लिखेंगे, और ये ब्लॉक आपका जो है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन का है, मेन फंक्शन। यही चीज़ें आपका एग्जीक्यूट होंगी, इन्हीं चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे इंट टाइप का डेटा टाइप बनाया गया है, और ए वेरिएबल बनाया गया है जिसमें हमने 10 को असाइन किया है। ठीक है, 10 को हमने ए के अंदर असाइन किया गया है। फिर हमने एक लूप चलाया है, फॉर का लूप। तो यहाँ पर हमने INT लिख दिया है, लूप के अंदर INT टाइप का डेटा टाइप लिख दिया है। और यहाँ पर हमने जो है आई को इनिशलाइज कर दिया है 0 से। तो ये जो फॉर का लूप अभी हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे पहला जो चीज़ होता है वो इनिशलाइजेशन का होता है। दूसरा जो कंडीशन होता है आपका, यहाँ पे i<5 है, तो ये कंडीशन दिया जाता है i<5, यानी कि आपको कंडीशन मिल गया है कि 5 से कम तक चलना है। ठीक है, 5 से कम तक चलना है, यानी 4 टाइम्स तक आपको चलना है, और हर बार i में 1 बढ़ाते रहना है। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, मतलब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट चीज़ें जो है यहाँ से होती हैं। अब इस फॉर का लूप जो है यहाँ से यहाँ तक का है।
अब यहाँ पे हम लोग जो है आई को प्रिंट कर रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के द्वारा, ठीक है। और फिर जो है हम लोग यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का यूज कर रहे हैं और फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगाए हैं। और यहाँ पे देखो, जब भी आपको कोई भी चीज़ें लिखना है डायरेक्ट टू डायरेक्ट, जैसे मान लो आदर्श आप डायरेक्ट प्रिंट कराना चाहते हो, तो ये डबल कोट में लिखोगे, डबल कोट के अंदर। तो डबल कोट के अंदर यहाँ पे ए इज इक्वल टू लिखा है, तो आपका प्रोग्राम क्या करेगा, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम कैसे चलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, ये था, यहाँ पे ए इज इक्वल टू लिखा हुआ था। तो ए इज इक्वल टू लिखा है डबल कोट के अंदर। डबल कोट का मतलब जो है, ये जैसे डबल कोट के अंदर जो भी चीज़ें लिखी हैं वो ऐसे के ऐसे ही उतर जाएंगी, यानी हमारा जब भी हम रन कराएंगे तो ये ऐसे का ऐसे उतर जाएगा। यहाँ पे एक सेकंड, इसको हम लोग यहाँ पे ले आते हैं, थोड़ा आसानी रहेगा इसके पास में। और फिर देखो, अब हम लोग कोट हमारा यहाँ तक था, केवल यहाँ तक। इसको थोड़ा और अच्छे से देखो जूम करके, हमारा कोट यहाँ तक है केवल, इतना, ठीक है, इतना है केवल। और इसके बाद में प्लस ए लिखा गया है। प्लस ए का मतलब क्या हुआ कि ए की वैल्यू को असाइन, मतलब ए की वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो ए में क्या था, ए में आपका देखो क्या था, ए के अंदर आपका 10 था, तो 10 को प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे 10 को जो है आपको प्रिंट होना चाहिए इस तरह से, ए इक्वल टू 10। लेकिन अभी हमारा कुछ एरर है कि क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। हमने बताया है कि जब भी हम लोग लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, यहाँ पे INT टाइप का a बराबर 10 हमने यहाँ पे डाला है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर जो है फॉर का लूप चलाए हैं और यहाँ पे हम जो है i को प्रिंट कर रहे हैं। तो i क्या होगा, पहले 0 प्रिंट करेगा, फिर 1 प्रिंट करेगा, फिर 2, फिर 3 एंड फिर 4 को प्रिंट करेगा, यहाँ तक प्रिंट कर देगा। लेकिन उसके बाद में फिर आपका यहाँ पर आता है a इक्वल टू प्लस ए। तो इस ब्रैकेट के बाहर ये चीज़ें लिखी गई हैं, और जो आपका a है यहाँ पे 10 है, तो आपका a इक्वल टू प्लस ए, यानी कि a इक्वल टू 10 प्रिंट कर देगा इस तरह से। ओके, तो इस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है, ये वाला जो लाइन चलेगा फॉर वाला क्या करेगा कि आपका 0 से लेकर के 4 तक, 0 से लेकर के 4 तक आपका नंबर्स प्रिंट करा देगा। और जो यहाँ पर बाहर लिखा गया है ए वाला, ए इक्वल टू प्लस ए, यानी ए इक्वल टू जो है आपका 10 है, तो 10 प्रिंट कर देगा। 10 क्यों प्रिंट कर रहा है ये, क्योंकि अभी हम आप लोग आराम से देखो, जो यहाँ पे ए इनिशियलाइज किया गया है, यहाँ पर किया गया है ऊपर, और हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज किया गया है, और हम लोग यहाँ पर इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आराम से यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जो अगला लाइन आप देख रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई इक्वल टू प्लस आई, यानी आई की वैल्यू जो है यहाँ से प्लस आई इक्वल टू आई की वैल्यू ये प्रिंट कराना चाहता है, तो प्लस आई से। तो प्लस आई यहाँ पर कहाँ पे डिफाइन है भाई, यहाँ पे डिफाइन है, यहाँ पे। अब इसका जो क्षेत्र है वो केवल इस ब्रैकेट के अंदर, एक मिनट बस आप देखो, बहुत इम्पोर्टेंट है। फॉर का जो लूप है वो यहाँ से यहाँ तक ही चलेगा। आई की जो वैल्यू है वो लोकल में ही डिफाइन रहेगी, मतलब लोकल में ही काम करेगी, यहाँ तक ही काम करेगी। अब इस ब्रैकेट, जो ये 2 ब्रैकेट आप देख रहे हो, यहाँ तक ही काम करेगी, इसके बाहर ये काम नहीं करेगी। जो आई है वो केवल इस ब्रैकेट के अंदर ही काम करेगी, यहाँ
यहाँ पर केवल। अगर जो तुम यहाँ पर इस ब्रैकेट के बाहर प्रिंट कराओगे तो ये भाई आई कहेगा कि हमको नहीं पता है कि आई कहाँ पर है, क्योंकि ये जो है जाएगा फॉर का लूप के बाहर जाएगा, क्योंकि फॉर का लूप तो इसमें ही केवल सिमटा हुआ है, इतने में ही। तो इतने में ही आई पता है, आई इतने अपने इसी गांव के अंदर जो है इसकी जान पहचान है। लेकिन अब हम लोग बाहर आई को बाहर से जो है इस यहाँ से कह रहे हैं भाई आई आई किधर है, आई किधर है, आई कहीं नहीं इनिशलाइज है। ए तो इनिशलाइज था, ए तो यहाँ से था, ठीक है। तो ए जब हम लोग प्रिंट कर रहे थे तो ए वाला चीज़ तो ए जो है पता पा गया कि हाँ ए जो है ए हमारा यहाँ पे है, बाहर है, मतलब ए पता पा रहा है कि हाँ यहाँ पे है। लेकिन जो आई है वो नहीं पता पाएगा, क्योंकि आई तो जो है यहाँ पे फॉर लूप के अंदर इनिशलाइज है और इसका क्षेत्र केवल इतना ही में है। तो आपकी ये यहाँ पे जो है ये जो आई की वैल्यू प्रिंट कराई जा रही है ये नहीं प्रिंट कर पाएगी, बल्कि आपका जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यहाँ से है आई वाला, ये आपका प्रिंट कर देगा। लेकिन आपका ये वाली चीज़ नहीं प्रिंट हो पाएगी, ये वाली चीज़। तो इसको आप सिस्टम में करिएगा आराम से। अब हम लोग बढ़ते हैं इंस्टांस वेरिएबल की तरफ। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, जल्दी जल्दी हमको पढ़ना है। इंस्टांस वेरिएबल क्या होता है? इंस्टांस वेरिएबल जो है जो भी मेथड्स होते हैं उसके बाहर डिक्लेयर किया जाता है, आउटसाइड ऑफ ए मेथड, और इसको क्लास के अंदर डिफाइन किया जाता है और मेथड के बाहर डिफाइन किया जाता है। अभी हम लोग इसका कोड देखने वाले हैं। इंस्टांस को तब क्रिएट किया जाता है, इंस्टांस वेरिएबल आर क्रिएटेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो इंस्टांस नामक वेरिएबल जो होता है, इंस्टांस का वेरिएबल तभी क्रिएट होता है जब आप ऑब्जेक्ट पहले बना लिए हो, तभी इसको इस वेरिएबल ऑब्जेक्ट इंस्टांस वेरिएबल को बना सकते हो। और जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। और जब भी आपका इंस्टांस जो वेरिएबल होता है वो तब, मतलब उसको अगर आपको डिस्ट्रॉय करना हो तो आपको ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना होगा, ठीक है। तो यदि आप ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दोगे तो आपका इंस्टांस वेरिएबल जो है वो भी क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हम लोग आगे देखते हैं। जो स्कोप होता है इंस्टांस वेरिएबल का, यहाँ पे आप देखो इंस्टांस वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो कहाँ होता है, इनसाइड द क्लास, क्लास के अंदर जो है इसका स्कोप होता है। एंड देयरफॉर ऑल मेथड्स कंस्ट्रक्टर्स एंड ब्लॉक्स कैन एक्सेस देम। और इसको जो है सभी जो भी चीज़ें ब्लॉक्स हैं या कंस्ट्रक्टर हैं या मेथड हैं, ये सभी जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है आपका इंस्टांस वेरिएबल में फ़ायदा होता है कि ये जो है थोड़ा बड़े लोकल से बड़ा होता है, मतलब इसको कंस्ट्रक्टर वगैरह सब यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। इंस्ट्रक्टर वेरिएबल में जो है कुछ चीज़ें, कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज होती हैं। जैसे नंबर के लिए जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो 0 होती है। बुलियंस के लिए जो है फॉल्स या ट्रू, बुलियन इट इज़ फॉल्स, बुलियन में जो है बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स होती है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर जो लिखे आप इसको प्रिंट कराएंगे तो फॉल्स प्रिंट करेगा। अगर आप जो है इंस्टांस वेरिएबल का यूज़ करके अगर आप नंबर को प्रिंट कराएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है 0 प्रिंट करेगा। और अगर जो एंड फॉर ऑब्जेक्ट रेफरेंस इट इज़ नल, ऑब्जेक्ट के लिए जो है बाय डिफ़ॉल्ट नल होता है। फॉर ईच ऑब्जेक्ट ए सेपरेट कॉपी ऑफ इंस्टांस वेरिएबल इज क्रिएटेड। तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए जो है इंस्टांस का वेरिएबल जो है अलग अलग क्रिएट होता है और इसको जो है हीप मेमोरी में डालते हैं, हीप मेमोरी में एलोकेट करते हैं जो इंस्टांस वेरिएबल होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से इसका कोड देख लेते हैं कि कोड इसका कैसे लिखा हुआ है। इसको आप अपने सिस्टम में भी करिएगा। यहाँ पे सबसे पहले क्लास बनाते हैं हम लोग, फिर यहाँ पे आईएनटी टाइप का नाम डिफाइन किए हैं, 10 है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन लिख दिए हैं, ठीक है। अब पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन का इतना है, मतलब इसका जो क्षेत्र है
पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का इतना है, इतना यहाँ पे, ये सब जो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंतर्गत आएंगे। इतना लंबा क्षेत्र है इसका। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एग्जाम्पल नाम का क्लास बनाया गया है। कैसा क्लास है हम लोग का? एग्जाम्पल नाम का, ऊपर देख रहे हो आप, एग्जाम्पल नाम से हमने क्लास बनाया है। अब हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल नम डिफाइन किए, इनिशियलाइज किए हैं 10 से। अब कोई भी काम कराना हो आपको तो सबसे पहले अगर जो क्लास बना लिए हैं तो ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी काम बिना ऑब्जेक्ट के नहीं होगा। तो एग्जाम्पल का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इस तरह से जो है सिंटेक्स होता है। सिंटेक्स कैसा होता है? सबसे पहले आपको क्लास का नाम लिखा जाता है, फिर ऑब्जेक्ट का नेम लिखा जाता है, जो भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट 1 हम नाम दे रहे हैं। फिर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए इक्वल टू न्यू, न्यू कीवर्ड एक ऐसा कीवर्ड होता है जिसकी सहायता से आप जो है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, और फिर आप जो है क्लास का नाम दे करके पैरेंथेसिस लगाएंगे यहाँ पर, ब्रैकेट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कितने ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं? एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट और तीन ऑब्जेक्ट। तीन ऑब्जेक्ट जो है हम लोग टोटल क्रिएट कर रहे हैं। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट 1 को प्रिंट करा रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट 1 के द्वारा ऑब्जेक्ट 1 जो है नम को प्रिंट करा रहा है। और फिर यहाँ से आप देख रहे हो तीनों के तीनों जो ऑब्जेक्ट हैं वो वैल्यूज़ को प्रिंट करा रहे हैं। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 जो है वो नम को प्रिंट करा रहा है, ये नम क्या है? 10 है। फिर ऑब्जेक्ट 2 भी जो है नम को प्रिंट करा रहा है, 3 भी, ऑब्जेक्ट 3 भी नम को प्रिंट करा रहा है। तो ये सभी मिल करके ऑब्जेक्ट जो है नम को प्रिंट करा रहे हैं। तो तीन ऑब्जेक्ट नम को प्रिंट कराए हैं यहाँ पे, 1 2 3, अब 1 2 3। यहाँ पे हम लोग थोड़ा इसको दिखा दें ऐसे, तो ये जो है इतना प्रिंट कराया है ये। अब हम लोग ऑब्जेक्ट 2, अब हम लोग फिर से जो है क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू जो है ऑब्जेक्ट 2 डॉट नम, जो यहाँ पे नम 10 था उसको ऑब्जेक्ट 2 जो है 20 इनिशियलाइज कर दे रहा है, यानी चेंज कर दे रहा है नम की वैल्यू को। तो अब आप लोग जब चेंज हो गया है तो यहाँ पे जब भी आप यहाँ पे देखिए प्रिंट कराया जा रहा है फिर से वही चीज़ें। तो ऑब्जेक्ट 1 को भी प्रिंट करा, मतलब ऑब्जेक्ट 1 भी जो है नम को प्रिंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट 2 भी नम को प्रिंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट 3 भी नम को प्रिंट कर रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे, यानी 10 जो है, 20 जो है और 10, ये सभी यहाँ से आ रही हैं, यहाँ से। सबसे पहले ऑब्जेक्ट 1 जब नम को प्रिंट करा रहा है तब ये वैल्यू प्रिंट हो रही है 10। क्या प्रिंट हो रही है? 10, क्योंकि ऑब्जेक्ट 1 जो है यहाँ पे 10 था। ऑब्जेक्ट 1 क्या था? ऑब्जेक्ट 1 जो है नम की वैल्यू को 10 रखा था, तो यहाँ से 10 प्रिंट हो रहा है। फिर हमने देखा है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट 2 है अपनी वैल्यू को 20 कर दिया है, तो यहाँ से 20 प्रिंट हो गया। और फिर ऑब्जेक्ट 3 जो है इसने कोई चेंजेज नहीं किया था नम में, तो फिर वही पुराना वाला जो यहाँ पे था 10 वही प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से जब भी आप देखो इंस्टांस वेरिएबल का यूज़ करते हो, तो इंस्टांस वेरिएबल में कोई भी ऑब्जेक्ट यदि चेंज कर दिया कोई वैल्यू ना, तो उससे क्या होगा कि उसी ऑब्जेक्ट पे केवल फ़र्क पड़ेगा। ये नहीं कि एक ऑब्जेक्ट जो है, मतलब जो वैल्यू है इंस्टांस वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया तो हर एक ऑब्जेक्ट पे फ़र्क पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। जो ऑब्जेक्ट चेंज करेगा वैल्यू को केवल उसी के लिए वो सीमित रहेगा, केवल उसी पे प्रभाव पड़ेगा। बाकी जो आपके ऑब्जेक्ट हैं वो जब उस वैल्यू को एक्सेस करेंगे तो उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है आपका। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक वेरिएबल के बारे में। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है? इंस्टेंस वेरिएबल पढ़ लिया, अब स्टैटिक वेरिएबल पढ़ेंगे। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है कि जब भी जो है क्लास आर आल्सो नोन एज क्लास वेरिएबल, इसको क्लास वेरिएबल भी बोलते हैं। दीज वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड सिमिलरली एज इंस्टेंस वेरिएबल, जैसे हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल को यूज़ करते थे वैसे इसको भी डिक्लेयर किया जाएगा। डिफरेंस ये रहेगा कि स्टैटिक वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड यूजिंग द स्टैटिक कीवर्ड। क्लास के पहले हम लोग क्या करेंगे? स्टैटिक लिख देंगे। जो भी हम लोग क्लास बनाएंगे उसके जो भी वेरिएबल बनाएंगे उसके पहले हम लोग स्टैटिक लिख देंगे, तो ये स्टैटिक वेरिएबल हो जाएगा।
और स्टैटिक वेरिएबल को किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है? विद इन ए क्लास के अंदर डिक्लेयर किया जाता है, और आउटसाइड ऑफ ए मेथड, यानी मेथड के बाहर और क्लास के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। जैसे इंस्टांस वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर करते थे, वैसे ही ये भी डिक्लेयर होता है। ओके, अनलाइक इंस्टांस वेरिएबल वी कैन ओनली हैव वन कॉपी ऑफ स्टैटिक वेरिएबल। हमारे पास जो है केवल एक ही, जैसे इंस्टांस वेरिएबल था तो उसका विपरीत होता है, यहाँ पे उसका विपरीत होता है। यहाँ पे इंस्टांस जो स्टैटिक वेरिएबल होता है उसके पास केवल एक ही कॉपी होता है स्टैटिक वेरिएबल की। यानी कि जैसे उसमें इंस्टांस वेरिएबल में क्या होता था कि आप एक जगह चेंज कर देते थे, मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट जो चेंज कर देता था तो प्रॉब्लम क्या होती थी वहाँ पे कि बस केवल एक ही ऑब्जेक्ट जो चेंज किया है बस वही उस वैल्यू को जो है बस उसी पे प्रभाव पड़ेगा। जो चेंज किया है बस वही जाने, उसका प्रभाव, उसका अच्छा या बुरा प्रभाव उसी को मिलेगा, और ऑब्जेक्ट उससे प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन जब भी आप स्टैटिक वेरिएबल यूज कर रहे हैं तब स्टैटिक वेरिएबल में क्या बोला गया है कि यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल में बोला गया है कि केवल एक ही कॉपी होती है, वन कॉपी ऑफ स्टैटिक वेरिएबल। यानी कि जब अगर जो आपका यहाँ पे ऊपर a बराबर 10 लिखा गया है और आप स्टैटिक वेरिएबल का यूज कर रहे हैं स्टैटिक वेरिएबल का, तो अगर जो आप यहाँ पे a बराबर 20 कर दिए ना, तो अगर जो आपने 5 ऑब्जेक्ट बनाया है और पाँच तो उसका प्रभाव आपको पाँचों ऑब्जेक्ट पे देखने को मिलेगा। पाँचों ऑब्जेक्ट अगर जो प्रिंट कराते हैं एक ही वैल्यू को, तो पाँचों को पाँचों जो है 20 प्रिंट करेंगे। लेकिन उसमें क्या था, इंस्टांस वेरिएबल में जो ऑब्जेक्ट चेंजिंग करता था बस उसी पे चेंजिंग होता था, यानी उसको ही प्रिंट कराओ तभी जो है केवल वो वैल्यू चेंज होती थी, नहीं तो नहीं होती थी। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो स्टैटिक और इंस्टांस वेरिएबल में डिफरेंस होती हैं। अब हम लोग स्टैटिक वेरिएबल को यहाँ से देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं। एक्सेस मॉडिफायर इसका पब्लिक है। एग्जाम्पल नाम का क्लास बनाया गया हमने। स्टैटिक वेरिएबल बनाने के लिए क्या किया जाता है, स्टैटिक वेरिएबल बनाने के लिए जो भी डेटा टाइप होता है, जो भी हम लोग वेरिएबल यूज करते हैं, जैसे नम यहाँ पे वेरिएबल यूज कर रहे हैं, तो नम जो वेरिएबल यूज कर रहे हैं इसके पहले हम लोग स्टैटिक लगा देंगे, ठीक है। तो स्टैटिक वेरिएबल हो जाएगा। बस हम लोग वेरिएबल के पहले स्टैटिक लगाना है हमको। स्टैटिक लगाने से ये स्टैटिक वेरिएबल हो जाएगा। और क्लास के तुरंत बाद ही जो है आपको ऐसा काम करना है, इसको इनिशियलाइज क्लास के तुरंत बाद कर देना है। फिर उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन का फंक्शन आता है, ठीक है। ये इसका ब्लॉक जो है यहाँ से यहाँ तक का है, यहाँ से यहाँ तक का इसका पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन का ब्लॉक है। यहाँ आपकी चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी प्रोग्राम में। अब देखो यहाँ पे लिखा क्या क्या गया है, इसको हम लोग थोड़ा जूम करके पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले जो है हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप देख रहे हो, ऊपर देख रहे हो एग्जाम्पल नाम का क्लास हमने बनाया है। तो क्लास बनाया है अगर जो, तो ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के आप कोई भी चीज़ प्रिंटिंग वगैरह कोई भी चीज़ प्रिंट कराना चाहते हैं तो वो नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटैक्स यही होता है। इस तरह से आप लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू कीवर्ड का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले क्लास का नाम लिखा जाता है, एग्जाम्पल क्लास का नाम लिख दिए। फिर आप जो भी ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, जिस नाम से, जो भी नाम से बनाना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट 1 नाम से, मान लो न्यू नाम से आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, तो न्यू नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा ऑब्जेक्ट 1 की जगह। सॉरी, एक मिनट, आप न्यू ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है ऑलरेडी जावा का कीवर्ड है। तो कैपिटल एन लिख सकते हैं, लेकिन स्मॉल एन नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जो भी आपके जावा के कीवर्ड है ना, जो भी ऑलरेडी जावा कीवर्ड हैं, उसको आप अपने यहाँ पे कुछ भी ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ भी उस नाम से नहीं बना सकते हैं, ना ही उस नाम से वेरिएबल वगैरह बना सकते हैं। और फिर बराबर न्यू करने से आपका जो है ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट 1 यहाँ से बन गया। अब फिर इसका सिंटैक्स है कि फिर आपको क्लास का नाम लिखना पड़ेगा और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा यहाँ से।
तो इस तरीके से जो है आपका ऑब्जेक्ट बनता है। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट 1, 2 ऑब्जेक्ट और 3 ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्ट हमने बना लिया है। अब तीनों ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ से प्रिंट कर रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की मदद से। प्रिंट करने के लिए जो है ऑब्जेक्ट 1 चाहता है कि हम प्रिंट करें, तो ऑब्जेक्ट 1 प्रिंट करने के लिए क्या करेगा, इसका सिंटैक्स होगा ऑब्जेक्ट 1 डॉट नम। ऑब्जेक्ट 1 डॉट नम से आप क्या करोगे कि जो ऑब्जेक्ट 1 है, जो आपने पहला ऑब्जेक्ट बनाया है, वो पहला ऑब्जेक्ट जो है आपका नम की वैल्यू जो है 10 है, इसको ये प्रिंट कराएगा। फिर ऑब्जेक्ट 2 भी जो है प्रिंट कराना चाहता है नम की वैल्यू को, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट 2 डॉट नम प्रिंट कर आप यहाँ पे इस सिंटैक्स के अंदर लिख दोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर। फिर ऑब्जेक्ट 3 डॉट नम लिख दोगे इस सेंटेंस के अंदर। तो इससे जो है ये तीनों क्या करेंगे, अपनी अपनी जो नम की वैल्यू है उसको प्रिंट कर देंगे ये लोग। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सबसे पहले हमारा जो एक सेकंड पहले हम लोग इरेज कर देते हैं, फिर देखो सबसे पहले हमारा नम की वैल्यू क्या थी, 10 थी। यहाँ से तीनों के तीनों जो है नम की वैल्यू को प्रिंट किए हैं, तो यहाँ पे 10 प्रिंट हुआ, 10 प्रिंट हुआ, 10 प्रिंट हुआ, तीनों जो है 10-10 प्रिंट करा दिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट 2 जो है, ऑब्जेक्ट 2 क्या कर रहा है, ये चेंज कर रहा है नम की वैल्यू में। किस तरह से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट 2 लिखो, डॉट लिखो, नम लिख दो और फिर वो वैल्यू लिख दो जो कि आपको चेंज करना है। तो 20 कर दिया, यहाँ पे पहले 10 था, अब ये 20 कर दिया है। तो इस तरीके से क्या होगा कि यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है ये यहाँ पे चेंज हो गई। क्यों चेंज हो गई, क्योंकि जब इसने प्रिंट कराया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की मदद से ऑब्जेक्ट 1 डॉट नम, ऑब्जेक्ट, अब देखो ऑब्जेक्ट 2 यहाँ पे चेंज कर रहा है, ऑब्जेक्ट 2 जो है नम की वैल्यू को चेंज कर रहा है और प्रिंट कौन कर रहा है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट 1। ऑब्जेक्ट 1 जो है प्रिंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रिंट क्या हो रहा है, प्रिंट क्या हो रहा है, देखो एक बार 20 प्रिंट हो रहा है। अरे यार, ऑब्जेक्ट 1 जो है कुछ चेंजिंग भी नहीं किया है, लेकिन प्रभाव ऑब्जेक्ट 1 पे भी पड़ रहा है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट 2 है बेवकूफ़, इसने जो है वैल्यू को चेंज कर दी है नम की वैल्यू को। और स्टैटिक, हमने बताया कि स्टैटिक जो वेरिएबल बनाते हैं उसमें एक भी ऑब्जेक्ट आपका अगर जो कोई चेंजिंग करता है तो उसका प्रभाव सब पे देखने को मिलेगा, सब पे। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका ये रहा, इसके पास जो है केवल एक कॉपी होती है स्टैटिक वेरिएबल की, और जो इंस्टेंस वेरिएबल होती थी वो उसके पास वेरिएबल की कई कॉपी होती थी। तो वेरिएबल की कई कॉपी होने की मदद से जो है आप एक ऑब्जेक्ट अगर जो वेरिएबल को चेंज करता था तो उसके पास कई कॉपी होती थी इंस्टेंस वेरिएबल के पास, तो वही ऑब्जेक्ट जो है उसका प्रभाव देखने को पाता था, और सारे ऑब्जेक्ट जो है दूसरे, मतलब जो मेन होता था वो प्रभावित नहीं होता था। तो ये सब जो है फ्री रहते थे, कोई इनको दिक्कत नहीं होता था, जो पहले था वही एक्सेस करते हैं, और प्रभाव बस इसी जो जिसने चेंज किया उसी को मिलता था देखने को। लेकिन यहाँ पे स्टैटिक में नहीं है, कहीं भी कोई भी ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया तो सब पे प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ऑब्जेक्ट 1 भी चाहे प्रिंट करे, चाहे ऑब्जेक्ट 2 प्रिंट करे, चाहे ऑब्जेक्ट 3 प्रिंट करे, सब पे 20 प्रिंट होगा।